हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आपके बीच उपस्थित हूं। 2 मिनट करंट न्यूज की जो सीरीज है उसको लेकर आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी टॉपिक के बारे में। क्या है हमारा टॉपिक? 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इसी के साथ साथ में अब शास्त्रीय भाषाएं जो है उनकी टोटल संख्या 11 हो गई है। ठीक है, तो आइए इसी पे हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत सरकार ने भाषा विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है। इन भाषाओं को शामिल करने के साथ ही भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? 11 हो गई है। कौन कौन सी भाषाएं जो जिनको दर्जा प्रदान किया गया? अभी तो 5 भाषाएं हैं जिनमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 अक्टूबर 2024 को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक में इन भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा देने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, बैठक कब हुई थी? तो 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल के, जिसमें इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा बनाने का जो दर्जा देने का जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अगर जो वही हम देखें तो तमिल 2004 में भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा थी। अगर जो एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी थी, तो तमिल थी। इसको वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। शास्त्रीय भाषा होने के कुछ मानदंड है, उन मानदंडों के बारे में हम लोग यहाँ पे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के मानदंड निर्धारित करने के लिए 2004 में साहित्य अकादमी के तहत एक भाषाई विशेषज्ञ समिति की स्थापना की। मानदंडों को समय समय पर संशोधित किया गया और मानदंडों की वर्तमान सेट इस प्रकार है। वर्तमान में जैसे जो मानदंड थे उन मानदंडों को निर्धारित करने के लिए भाषा विशेषज्ञ समिति का एक साहित्य अकादमी के अंतर्गत जो साहित्य अकादमी है उसके तहत 2004 में भाषा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समय समय पर इन मानदंडों को परिवर्तित किया गया, संशोधित किया गया। ठीक है, और वर्तमान में जो मानदंड है वो कौन कौन से मानदंड है, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। प्राचीनता, पहला क्या है? प्राचीनता। भाषा के प्रारंभिक ग्रंथ अभिलिखित इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराने होने चाहिए। ये पहली मानदंड है, पहला शर्त है। दूसरी बात क्या है? दूसरा शर्त क्या कहता है या दूसरा मानदंड क्या है? भाषा में प्राचीन साहित्य ग्रंथ होंगे जिन्हें बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता है। ठीक है, भाषा में प्राचीन साहित्य या ग्रंथ होंगे। ठीक है, प्राचीन साहित्य या ग्रंथ होंगे जिन्हें बोलने वाले की पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता है। भाषा में साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषण समुदाय के आधार नहीं ली गई होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये हमारा तीसरा मानदंड है कि किसी अन्य से नहीं लिया जाना चाहिए और मौलिकता होनी चाहिए भाषा में। शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से भिन्न हो सकते हैं। शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच एक विसंगति भी हो सकती है, ऐसा माना जाता है, किसी विसंगति भी हो सकती है। अब भारत में शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं और कब कब इनको दर्जा प्रदान किया गया उसके बारे में एक नजर हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो थी, मैंने आपको बताया वर्ष 2004 में तमिल को प्रदान किया गया था। ठीक है, यहां पे देखते हैं भाषा अधिसूचना की तिथि, वह राज्य जिसमें मुख्य रूप से बोली जाती है। तो तमिल के बारे में जानते हैं। तमिल की अधिसूचना कब जारी की गई? तो 12 अक्टूबर 2004 को तमिल को शास्त्रीय भाषा बनाने की अधिसूचना जारी की गई और यह मुख्यतः तमिलनाडु में बोली जाती है। वहीं अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पर देखें तो संस्कृत भाषा को 25 नवंबर 2005 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तेलुगु के बारे में चर्चा करें तो 31 अक्टूबर 2008 को इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया और यह मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बोली जाती है। कन्नड़ की बात करें तो 31 अक्टूबर 2008 को यह मुख्यतः कर्नाटक में। मलयालम की बात करें तो यह केरल में बोली जाती है और इसको 8 अगस्त 2013 को भारत की 5वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। उड़िया के बारे में बात करते हैं तो उड़िया मुख्यतः उड़ीसा में बोली जाती है। 1 मार्च 2014 को इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। मराठी के बारे में जान लेते हैं। अब मराठी, प्राकृत, पाली, बंगाली और असम, ठीक, असमिया जो है, इन भाषाओं के जो अभी दर्जा प्रदान किया गया है, ये कब प्रदान किया गया है? तो 3 अक्टूबर 2024 को इन 5 भाषाओं को, जो 5 भाषाएं हैं, इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इस तरह टोटल जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई है? तो अब कुल संख्या 11 हो गई, 11 शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषा बनाए जाने के प्रभाव क्या होंगे
किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किए जाने के बाद संभावित प्रभाव इस प्रकार है। कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय घोषित शास्त्रीय भाषाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित करता है। शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एक विश्वविद्यालय या केंद्र स्थापित किया जाता है, या मंत्रालय शास्त्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषा के लिए एक समर्पित पीठ भी स्थापित कर सकता है। भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने से विशेष रूप से शैक्षणिक और अनुसंधान क्षेत्रों में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त इन भाषाओं में प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण, दस्तावेजीकरण तथा डिजिटलीकरण से संग्रह, अनुवाद, प्रकाशन और डिजिटल मीडिया से नौकरियां भी पैदा होंगी। मतलब जो ये भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाएं, अब इनका क्या होगा? शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया है, जिससे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनका संरक्षण होगा, उनका दस्तावेजीकरण होगा, उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा, अनुवाद किया जाएगा, प्रकाशन किया जाएगा, जिससे क्या होगा? नई नौकरियां जनरेट होंगी। ठीक है। तो इस तरह जो शास्त्रीय भाषाएं घोषित करने के बाद जो उनके प्रभाव होंगे, उनका प्रभाव हमने देख लिया। ठीक है। अब आइए इसी स्लाइड पर आधारित एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा जिन भारतीय भाषाओं, ठीक, भाषा या भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, उनमें शामिल नहीं है। कौन सी भाषा शामिल नहीं है? फारसी, बंगाली, असमिया या पाली? इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण चर्चा विस्तार से करेंगे। ठीक है। ऐसे ही हमारी ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी अनावरत रूप से। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।